dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो dear students, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि भाई हम लोग कर रहे थे अपना हिस्ट्री का चैप्टर जो कि था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है। ठीक है, अभी तक का सफ़र हमारा रहा है सिविल वॉर तक का। आज उससे आगे यानी कि मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी और स्टेनिलिज्म इन यूरोप और साथ साथ कल्टिवाइजेशन। स्टेनिलिज्म यूरोप में नहीं होता, सॉरी रशिया में ही हुआ था, और कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, ये देखेंगे। और फिर द यूएसएसआर वाला जो टॉपिक है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। अगला वीडियो आपके लिए और स्पेशल होने वाला है बिकॉज वो लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, हम लोग अपना लास्ट टॉपिक समझने वाले हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं लाऊंगी डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो अभी हम लोग फ़िलहाल करते हैं मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द सिविल वॉर बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। अब देखो सिविल वॉर के समय में रिएक्शन क्या हुआ, जो बोल्शेविक थे वो अपने इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज रखते थे। दे परमिटेड पीजेंट टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। अब वो लोग क्या करते थे, वो लोग पीजेंट को परमिटेड भी करते थे भाई सिविल वॉर के दौरान वाली बात बता रही हूँ मैं आपको। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सिविल वॉर चल रही थी उस समय, तो बोल्शेविक क्या करते थे, अपनी इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज रखते थे और पीजेंट को जो है लैंड में कल्टिवेट करने की इजाज़त थी। ठीक है, द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज, जो लैंड सोशलाइज हो गए सिर्फ उन्हीं लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चीज़ जो लिखी है वो है कि बोल्शेविक वॉज कन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बोल्शेविक बड़े कंफ्यूज थे कि भाई कैसे कलेक्टिव वर्क करें, बिकॉज एक तरफ जो है सिविल वॉर चल रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे उनको परमिटेड भी हैं वो लोग, हैं ना, तो कंफ्यूज थे थोड़े। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, सेंट्रलाइज प्लानिंग की प्रोसेस इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, ऑफिशियल अरेस्टेड हाउ इकोनॉमी शुड बी वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर 5 years पीरियड ऑन द बेसिस दे मेड 5 years प्लान। तो इसके लिए बोल्शेविक ने 5 years प्लान बनाया। अब ये 5 years प्लान आपको थोड़ा सुना लग रहा होगा बिकॉज डियर इंडिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। द गवर्नमेंट फिक्स द ऑल प्राइसेज टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। द फर्स्ट 2 plans in 1927 to 1932 and 1933 to 1938। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक फिक्स प्राइस रख दिया ताकि जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ सके। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज बिटवीन 1929 to 1933 by 100% in case of oil, coal and steel. New factory cities came into being। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी बढ़ी भी। जो वो चीज़ वो सोच रही थी गवर्नमेंट की भाई हम लोग एक काम करते हैं, प्राइस फिक्स कर देते हैं ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़े, तो बिल्कुल सही सोच रही थी रिएक्शन, बिकॉज सच में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी है ना, इकोनॉमी बढ़ी। और जब इकोनॉमी बढ़ी तो जो न्यू फैक्ट्रीज थी वो आने लगी। ठीक है, हाउएवर रैपिड रिकंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस, बिकॉज इतनी जल्दी कंस्ट्रक्शन हो रहा था फैक्ट्री का, तो कहीं ना कहीं वर्किंग कंडीशंस बड़ी पुअर थी उनके। वर्कर्स इतनी हार्ड लाइफ जीते थे, हाउसिंग और सैनिटेशन भी इतना अच्छा नहीं होता था, वर्किंग आवर्स इतनी ज़्यादा होती थी, है ना। तो इन द सिटीज़ ऑफ मैग्नीटोगोर्स्क, ठीक है, तो मैग्नीटोगोर्स्क तो याली सो सिटी थी डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हुआ, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years। 3 साल में इनका स्टील प्लांट बन गया इतनी जल्दी। देखो द वर्कर्स, क्योंकि कैसे बना जल्दी, क्योंकि भाई वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की, इतनी लॉन्ग वर्किंग आवर्स करी, तब जाके इनका स्टील प्लांट बनाना इतनी जल्दी। वर्कर्स को इन्होंने अच्छी कंडीशन नहीं दी, इनको लोग का मेन टारगेट क्या था कि भाई हम लोग स्टील प्लांट बनाते हैं, हो गया। इन्होंने वर्कर्स को थोड़ा ना दी अच्छी कंडीशन, है ना। तो नेक्स्ट लिखा है The workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in first year alone। तो डिस्टेंट क्योंकि वर्कर्स इतनी ज़्यादा हार्ड लाइफ में रह के काम करते थे, तो इसका रिजल्ट क्या था कि 550 वर्कर्स ने स्टॉपेज लगा दी वर्क में।
550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क वॉज इन द 1 ईयर ओनली। एक साल में 550 स्टॉपेजेस वर देयर। In living quarters in winter time at 40 degree below, people had to climb down from the fourth floor to dash across the street in order to go toilet। तो डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं इतनी गंदी कंडीशन थी कि 40 डिग्रीज के भी बिलो टाइम मतलब टेम्परेचर था, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, बर्फ़ पड़ी रहती थी। यहाँ पे तो -40 डिग्री नहीं लिखा है, आई डोंट नो वाई, कुछ गड़बड़ हुई होगी, आई डोंट नो। ठीक है, तो मतलब 40 डिग्रीज के बहुत नीचे तापमान था और विंटर टाइम था रशिया में तो आप वैसे ही जानते हो कि बर्फ़ पड़ती है, इतना ठंडा होता है ना। तो मतलब लोगों को 4th फ्लोर से नीचे आना पड़ता था, क्रॉस करनी पड़ती थी स्ट्रीट, सिर्फ और सिर्फ एक टॉयलेट जाने के लिए। तो क्या ये उनकी अच्छी फैसिलिटीज़ थी? नहीं थी अच्छी फैसिलिटी। अगर अच्छी फैसिलिटी वो लोग देते तो वो लोग टॉयलेट जो है उनके फ्लोर्स में रखे रहते ना, ताकि अगर किसी को इमरजेंसी आती है वो वहाँ जा सके। उसको पूरा नीचे उतरना है, फिर उसको क्रॉस करनी है स्ट्रीट, फिर वो टॉयलेट जाएगा। दिस डोंट मेक एनी सेंस, राइट। तो नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पे, एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, द अरेंजमेंट वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट टू एंटर यूनिवर्सिटी। तो अब एक्सटेंडिंग स्कूलिंग सिस्टम बनाया गया। बहुत सारे वर्कर्स रशिया में ऐसे थे जिनकी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी, है ना। तो स्कूलिंग कंप्लीट नहीं होती, इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया गया जहाँ पे पीजेंट और वर्कर्स जो है यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हैं। क्रीचेस वर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। क्रीचेस यानी कि क्या होता है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे जो है बच्चों की केयर टेकर्स वगैरह होते थे और बच्चों को खाना वाना सब खिला दिया करते थे, ताकि जो वुमेन वर्कर्स हैं वो बेझिझक होकर फैक्ट्रीज में काम कर सकें। चीप पब्लिक हेल्थ वर्क केयर वॉज प्रोवाइड। ऐसा क्यों किया गया था बताऊँ? ताकि लोगों को ऐसा लगे कि भाई गवर्नमेंट उनके लिए कुछ तो कर रही है, क्योंकि भाई जो वर्कर्स थे उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि भाई लोग ऑब्वियसली नाराज़ थे, है ना। ताकि उनको लगे कि जो गवर्नमेंट है उनके लिए कुछ तो कर रही है, इसलिए उन्होंने ये सारी फैसिलिटी दी। चीप पब्लिक हेल्थ वॉज प्रोवाइडेड। ठीक है, मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स। द इफेक्ट वॉज ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। ये सारी चीज़ें बस थोड़ी सालों के लिए थी, बाद में ख़त्म कर दी गई थी, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतना जो है फंड ही नहीं था, इतनी रिसोर्स नहीं थी। ठीक है, अब जैसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो कि है हमारा स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में आते हैं, आखिर देखते हैं कि ये स्टेलिन टाइप का नाम जो है इंसान, ये है कौन? स्टेलिन। ठीक है, द पीरियड of the early planned economy was linked to disaster of collectivization of agriculture। अब देखो रिलेशन जो पीरियड था अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी का, वो एक और चीज़ से जो है लिंक था, जो कि डिज़ास्टर थी, कलेक्टिवाइजेशन। क्यों था ये डिज़ास्टर, ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, by 1927 and 1928 the towns of Soviet Russia was facing an acute problem of grain supplies। अब देखो डियर 1927 से 1928 का जो समय था, तो जो टाउन्स थे सोवियत रशिया के, वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम किसकी फेस करते हैं? ग्रेन सप्लाईज की फेस कर रहे थे, है ना। तो गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट विच द ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, बट द पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेस। अब गवर्नमेंट ने क्या करा था डियर, गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया गया था, बट इसमें कोई पीजेंट को नुकसान होता था, कोई को फ़ायदा होता था। तो भाई पीजेंट जो है कहीं ना कहीं मान नहीं रहे थे बेचने को, है ना। तो पीजेंट ग्रेन्स बेच ही नहीं रहे थे उन प्राइस में। ठीक है, तो स्टेलिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद स्टेलिन आए थे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा फर्म एमरजेंसी मेजर्स। ठीक है, ही बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन कंट्री साइड वर होल्डिंग द स्टॉक्स ऑफ द होप ऑफ हायर प्राइजेज। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। तो अब जो स्टेलिन है उनको ऐसा लगा कि भाई जो रिच पीजेंट है वो अपने घर में इतना ज़्यादा ग्रेन्स रखे रहते हैं छुपा कर, और फिर वो पहले रिच पीजेंट ग्रेन खरीदते हैं पुअर पीजेंट से, फिर अपने घर में संभाल देते हैं, फिर उनको प्राइस में बेचते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो है रोकनी पड़ेंगी। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टोल्ड ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज सुपरवाइजिंग एनफोर्स ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलक्स क्या है? वेल टू डू पीजेंट। ठीक है, नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट का नाम क्या था? कुलक्स था। ठीक है, तो पार्टी मेंबर्स ने क्या करा, ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में वो गए, वहाँ पे सब चीज़ देखा वगैरह, है ना, मतलब सुपरवाइज कर रहे थे। तो वो सुपरवाइज कर रहे थे कि भाई ग्रेन कलेक्शन हो कितने हैं, इन्फोर्स ग्रेन कलेक्शन कितने हैं, है ना।
और कहीं ना कहीं रेडिंग कुलक्स भी देख रहे थे। रेडिंग कुलक्स यानी कि जो लोग काम करने वाले हैं, वेल टू डू पीजेंट्स। एज शॉर्टेजेस कंटिन्यू द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स। तो मतलब जैसे जैसे शॉर्टेज जो है कंटिन्यू होते गई, एक डिसीजन लिया गया कि भाई फार्म्स को कलेक्टिवाइज करा जाएगा। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेजेस वर पार्शली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। ठीक है, ये भी आर्ग्यू किया गया कि ग्रेन शॉर्टेजेस इसलिए थी बिकॉज आपकी होल्डिंग्स ही इतनी स्मॉल साइज़ की थी। लेकिन 1917 के बाद दी ईस्टर्न जो लैंड था वो किसको दे दिया गया था, वो पीजेंट्स को दे दिया गया था। These small sized seized peasant farms could not be modernized. To develop modern farms, they run them along the industrial lines with machinery. तो मतलब कहीं ना कहीं 1917 में डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ था, जो लैंड था वो पीजेंट को दे दिया गया था। लेकिन छोटे साइज फार्म्स में जो है वो लोग उनको उसको मॉडर्नाइज नहीं कर सकते थे। अगर मॉडर्न फार्म डेवलप करना था तो उनको क्या करना पड़ता, उनको जो है इंडस्ट्रियल लाइंस के मतलब इंडस्ट्रियल लाइन चाहिए थी, मशीनरी चाहिए थी बहुत सारी, है ना। इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट एंड एस्टेब्लिश द स्टेट कंट्रोल लास्ट फार्म। यानी कि अब उन्होंने ये सोचा कि भी स्टेट कंट्रोल लास्ट फार्म बनाते हैं, पीजेंट को ही अकेला हम लोग फार्म क्यों दें। What followed was Stalin's collectivization program. From 1929, the party forced all peasants to cultivate in a collective farms. तो भाई इसकी वजह से जो है पार्टी ने जो है स्टेलिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को सुनने के बाद 1929 में सारे पीजेंट से कहा कि भाई सब लोग जो है एक कलेक्टिव फार्म में जो है कल्टिवेट करोगे। द ब्लॉक ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू द ओनर एंड कलेक्टिव फार्म्स। पीजेंट वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलकबोज मतलब क्या होता है डिस्टेंस, कोलकबोज यानी कि आपका कलेक्टिव फार्म्स जो थे, प्रॉफिट कलेक्टिव प्रॉफिट वॉज शेयर, यानी कि वो प्रॉफिट भी शेयर करते थे। ठीक है, यहाँ पे ले रखा है आपका इनरेज पीजेंट रेजिस्ट अथॉरिटीज़ एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक। बिकॉज ये पीजेंट नाराज इसलिए थे बिकॉज इससे उनका खुद का फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था, है ना। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट भी गवर्नमेंट खा रही थी और उनको भी ज़्यादा पैसा उनके हक का नहीं मिल रहा था। जो मतलब जितना पैसा वो लोग अपने नॉर्मल फार्म से कमाते थे उससे काफ़ी कम कमा रहे थे, इसलिए भी दुखी थे बहुत सारे, है ना। Between 1929 and 1931, the number of cattle fell by one third। यानी कि कैटल जो यूज़ होती थी कल मतलब फार्मिंग करने के लिए, वो भी जो है बहुत सारी जो थी मर गई थी, यानी कि ये सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमें दोज हु रेजिस्टेड कल्टिवाइजेशन वर सीवियरली पनिश्ड। और जो लोग कल्टिवाइजेशन को मानते नहीं थे उनको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था। ठीक है, सम वेयर डिस्पोर्टेड और एग्जाइल्ड, और कोई लोगों को कहीं और भेज दिया जाता था। ठीक है, एज दे resisted cultivation, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. They merely did not want to work in collective farm for variety of reasons। भाई मेन रीज़न यही था कि भाई प्रॉफिट कम हो रहा था कलेक्टिवाइजेशन से, बिकॉज प्रॉफिट शेयर कर दिया जाता था ना, जो भी चीज़ उसमें उगा रहे हैं। वहीं पे अगर फार्मर अपने खुद के लैंड में उगा रहा है तो वो प्राइसेस में बेचेगा और अपना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे बोला है स्टेलिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स सिंपैथेटिकली यानी कि जैसे अनसिंपैथेटिकली, यानी कि मतलब उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट वगैरह नहीं दी जाती थी, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, है ना। कोई मतलब वर्कर्स को इन्होंने प्रोवाइड कराया था कलेक्टिवाइजेशन के लिए, और इनको जो लैंड भी थे वो भी गंदे दिए जाते थे ताकि इनकी सब्जियाँ अच्छी उगे ही ना और लोग ले ही ना। ठीक है, तो ऐसा इनको ट्रीट किया जाता था। इन स्पाइट ऑफ कल्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। इन फैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 एंड 1933 led to one of the most devastating famines in the Soviet history and over 4 million people died। और इसकी वजह से देश में एक फेमाइन भी हुई बिकॉज कलेक्टिवाइजेशन प्रोसेस चल रही थी और बीच में एक बैड हार्वेस्ट हुई, तो इसकी वजह से बहुत बड़ी फेमाइन हुई जिससे 4 मिलियन लोग जो है उनकी डेथ हो गई। ठीक है, मैनी विद इन पार्टी क्रिटिसाइज कन्फ्यूजन in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization।
Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism. Accusations were made throughout the country, and by 1939, over 2 million were prisoners or labor camps. Most were innocent for the crime, but no one spoke for them. A large number of them were forced to make false confession under the torture and were executed. Several among them were talented प्रोफेशनल्स. अब देखो डियर स्टूडेंट, इसकी वजह से जो है पार्टी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पनिशमेंट रीजन्स को ही देती थी, इसकी वजह से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो भी थे सब फंसते थे, है ना. तो सबको कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा आता था कि भाई हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमें भी क्यों मार रहे हैं ये लोग, है ना. तो थोड़ा गुस्सा ऑब्वियसली बातें आएगा ही. तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका स्टेलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन का टॉपिक. काफ़ी सिंपल था. कलेक्टिवाइजेशन एक आइडिया स्टेलिन लाया, और इस आइडिया से बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं हुई, बल्कि एक फेमाइन को ये लीड करता है जिसमें 4 मिलियन लोग मरते हैं. और ऐसा नहीं था कि भाई पनिशमेंट सिर्फ पीसेंट्स को दी जाती थी, तो निर्दोष थे उनको भी पनिशमेंट दे दी जाती थी, अच्छे अच्छे प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह लोग. ठीक है. तो इस तरह डिस्ट्रिक्ट हमने कंप्लीट करा ये वाला टॉपिक भी. अब हम लोग कंप्लीट करेंगे द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर. ये डिस्ट्रिक्ट मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दे रही हूँ. पहले तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका सेपरेट वीडियो लाऊंगी, बट क्योंकि टाइम बचा है तो टाइम का क्यों ना क्यों यूज़ कर लिया जाए, तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve the way Bolshevik took power and kept it. अब देखो रिसेंट जो सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप में, वो सारी अप्रूव नहीं करती थी जिस तरह से बोल्शविक जो है पावर लेती थी, उसको रखती थी. हाउएवर द पॉसिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. मतलब कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी थी वर्कर्स की, वो कहीं ना कहीं लोग वर्कर स्टेट कहीं ना कहीं किस तरह उनकी वर्किंग कंडीशन थी, ये सारी कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो इमेजिनेशन था अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको जो है मार देती थी. इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म, जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. द कम्युनिस्ट पार्टी थी क्या नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी एक आपकी नॉर्मल सी पार्टी थी जो कि सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही थी. ठीक है. तो ऐसी पार्टी अब और देशों में भी बनने लग गई, जैसे ब्रिटेन में बनी, है ना. The Bolshevik encouraged colonial people to follow their experiment. Many non-Russians from outside the USSR participated in कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स ऑफ ईस्ट 1920. मतलब इस वाले पैराग्राफ में आपको बस इतना बताया गया है कि किस तरह जो यूएसएसआर था इसका ग्लोबल में इन्फ्लुएंस फैला, यानी कि कहाँ जो बाहर के लोग हैं उनको क्या क्या इससे सीखने को मिला, या कैसे ये जो सोशलिज्म का आइडिया ये बाहर गया. ठीक है. तो ये आपको बताया गया है. सम रिसीव्ड एजुकेशन यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द ईस्ट. बाय द टाइम द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर वॉज गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ड स्टैचू. ठीक है. तो इसकी वजह से आपको जो है सोशलिज्म का स्टैचू भी मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट, येट बाय द 1950s, मतलब 1950s it was acknowledged within the country that the style of government in USSR was not keeping with ideals of Russian revolution. In words socialist movement too, it was recognized that all was not well in Soviet Union. तो रिसेंट 1950s में जो है 1950s तक उन्होंने एक्नॉलेज किया गया था विद इन द कंट्री द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट जो कि यूएसएसआर जो है फॉलो कर रही थी, है ना. यूएसएसआर जो थी कहीं ना कहीं सारे आइडियल्स को अपने साथ लेते हुए नहीं चल रही थी, है ना. वर्ल्ड में जो सोशलिस्ट मूवमेंट था वो भी जो है रिकॉग्नाइज किया गया जब जो है सोवियत यूनियन अच्छी नहीं थी. बैकवर्ड कंट्री जो थी वो पावर में आ गई थी ज़्यादा. इंडस्ट्रीज़ और जो एग्रीकल्चर जो था डेवलप हो रहा था, एट डेवलप. लेकिन जो पुअर्स थे वो जो है उनको खाना नहीं खिलाया जा रहा था, उनको फीड नहीं करा जाता, है ना. बीइंग फेड का मतलब डिस्ट्रिक्ट ये है कि पीसेंट परेशान हो गए थे. भाई कभी आप कह रहे हो लैंड हमारे पास रहे, कभी आप कह रहे हो लैंड दे दो, तो हम तो परेशान होंगे ही ना. ऊपर से कलेक्टिवाइजेशन अलग से आया था तो उसकी वजह से भी ये लोग परेशान थे बहुत, है ना. तो ये लोग फेडअप हो गए थे कहीं ना कहीं. बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन्स एंड कैरीड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज़. लेकिन डिसीजन कहीं ना कहीं इससे जो है फ्रीडम टू सिटीजन मिला, और कहीं ना कहीं इसने अपने डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छी तरीके से निभाए हैं यूएसएसआर ने.
और by the end of 20th century the international reputation of USSR as a socialist country had declined. Through it was recognized that socialist ideas still enjoying deep respect among people, but in each country the ideas of socialism were rethought in variety of different ways. तो डिस्कशन कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूएसएसआर जो कंट्री थी वो जो है सेवरल बार डिक्लाइन हुई है ना, और सोशलिस्ट आइडिया को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, बट जब रिकॉग्नाइज करा सोशलिस्ट आइडिया को तो लोग बहुत खुश हुए, बल्कि जो है हर एक कंट्री ने जो है ये आइडिया जो था सोशलिज्म का इसको लिया और इसको डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेज से जो है सोचने की कोशिश करी कि भाई अच्छा इससे हमारा ये फ़ायदा होगा, इससे क्या होगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें लोग सोच रहे थे और जो कि अच्छी बात है ना। तो मतलब इन्फ्लुएंस में आपको बस इतना ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी बहुत डेट्स हैं कि कैसे ब्रिटेन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी बनी है ना, कैसे कुछ कुछ वर्कर्स ने क्या क्या करा, और जैसे जो है आपकी यूनिवर्सिटी जो थी यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग ने एजुकेशन रिसीव करी। फिर ऐसे से धीरे धीरे करके आपको ये चैप्टर जो है अच्छी तरह कंप्लीट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर, पॉइंट्स वाइज लिखो आंसर, तो आप लोग क्या लिखोगे, है ना। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।